This is the 29th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 28th video. इस वीडियो में भी I'll take up a numerical problem, two numerical problems I'll take up on Newton's laws of motion, okay, involving a two body problem, okay. तो पहले इसको हम क्या करते हैं कि हम सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं. देखिए प्रॉब्लम ये है, ये मेरा एक रिजिड स्मूथ एंड यूनिफॉर्म रिजिड स्फीयर है. ये इसका फिक्स्ड वर्टिकल वॉल है. ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये वेज हो गया. इज द वेज. वेज का मास 2m कहा गया है. एंगल 60 डिग्री है. ये यूनिफॉर्म रिजिड स्फीयर है. स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, जिसका मास m के बराबर है. और ये जो है सो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये फिक्स स्मूथ वर्टिकल वॉल है. ये वेज जो है इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है. ये जो स्फीयर है ये वर्टिकली मूव कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. फाइंड द acceleration of wedge with respect to ground. अच्छा, वेज के नेमिंग कर देते हैं. वेज को W से डिनोट किया गया, स्फीयर को S से डिनोट किया गया. कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है. इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग दोनों का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, स्फीयर और वेज दोनों का, और दोनों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में सॉल्व करके वेज का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा हमको मिल जाएगा उसको, ठीक है ना. और ये बोल दिए कहीं भी देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, नो फ्रिक्शन, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो अब देखिए रिलीज करने पर इसमें वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेज पीछे जाएगा. तो वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a है, और स्फीयर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे एक्सेलरेट करेगा ASG से. S फॉर स्फीयर, G फॉर ग्राउंड, जिसको हम डिनोट करते हैं B से. B इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, फाइन. अच्छा, इसमें स्फीयर का कोई रोटेशन नहीं होगा, ओके. वजह है कि इस पर 3 फोर्स लगाएगा. एक mg नीचे, ये वॉल लगाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर, और ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा ये वेज स्फीयर पर. तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इससे सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर को कट करेगा. इससे कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करेगा, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा. सब्सिक्वेंटली इट विल जस्ट मूव लाइक अ रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वेज का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ये देखिए 2m मास ऑफ वेज है, 60 डिग्री इसका एंगल हो गया. इस पर फ्री बॉडी बना रहे हैं, तो एक 2mg वेट हो गया. ये स्फीयर जो है इस नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, इसको कुछ यहाँ कहीं दिखाएंगे. ग्राउंड में इससे नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा. तो वेज पर यही 3 रियल फोर्स है, 2mg नीचे, N ऐसे, N1 ऊपर, ठीक है. अब इस वेज को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लगाते हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. अब ये राइट एंगल है, 60 है 90, ये 30 है. ये एंगल बाई ज्योमेट्री 60 डिग्री होगा. वेज को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं, ठीक है. इसको लिखेंगे n sin 60 डिग्री n√3/2, और 2mg N1 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट एंगल पर है, वर्टिकल लग रहा है, और लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N1 और 2mg का कंपोनेंट 0 हो जाएगा. 2mg cos 90 डिग्री 0, N1 cos 90 डिग्री वही 0, cos 90 डिग्री 0 होता है. दैट इज सेम एज 2m into a, यानी n बराबर 4ma/√3. फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए. सो नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज ड्यू टू स्फीयर हो जाएगा n बराबर 4ma/√3 हो जाएगा. 4ma कितना, √3. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, फाइन. तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में.
तो स्फीयर का फ्री बॉडी बनाएंगे तो एक तो उसका वेट लाएगा जो उसका सेंटर मास पे एक्ट करेगा इफेक्टिवली, क्योंकि स्फीयर यूनिफॉर्म है इसलिए एनजी जो लाएगा इससे इफेक्टिवली स्फीयर के सेंटर पर एक्ट करेगा। ये जो वर्टिकल वॉल है इस पर कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाएगा, नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स, और ये स्फीयर वेज पर ऐसे लगाया एन, तो वेज स्फीयर पर एन ऐसे लगाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, स्फीयर को, यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं इसलिए फ्रिक्शन आएगा नहीं। अब हम स्फीयर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए। ये बाय ज्योमेट्री ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल जो होगा बाय ज्योमेट्री ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्फीयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या लिखेंगे, एन जी माइनस एन कॉस 60 डिग्री, एन इधर तो कॉस 60 ऊपर होगा, माइनस एन बाई टू, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, दैट इज सेम एज एम टाइम्स बी। हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गया मेरा, ठीक है ना। अच्छा अब हमको देखिए अननोन्स काउंट कीजिए, क्या वो अननोन है बताइए, ए बी और एन, 3 अननोन्स आर देयर, तो 3 कंडीशंस हमको चाहिए। ए बी और एन में 2 इक्वेशन आ चुका है, एक इक्वेशन और चाहिए, तो काइनेमेटिकल कंडीशन आएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर लगा के। इसमें देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्फीयर और वेज दोनों ही ट्रांसलेट कर रहा है, both the bodies are translating with respect to ground frame of observation, और दोनों कंटैक्ट में भी है। तो कंटैक्ट पॉइंट पर देखिए डायग्राम थोड़ा हम यहाँ बड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, देखिए ये स्फीयर हो गया, ये मेरा हो गया वेज हो गया, यहाँ देखिए ये स्फीयर का मटेरियल पॉइंट, वेज का मटेरियल पॉइंट कंटैक्ट में है ना, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये स्फीयर का जो मटेरियल पॉइंट है लेट्स कॉल इट से P1, वेज का मटेरियल पॉइंट को P2 कहा गया। ये जो लाइन बनाया है कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट सरफेस हो गया, स्फीयर और वेज दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है। सो P1 का जो एक्सप्रेशन का कंपोनेंट होगा नॉर्मल के लॉन्ग, वो हो जाएगा B, ये एस डी बी है, तो ये देखिए ये 60 डिग्री एंगल है, 90 30 है, 30 डिग्री ये भी आपका हो जाएगा, ये एंगल बाय ज्योमेट्री 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। ये 60 है, 90 है, 30 है, 30 है, तो ये आपका 60 डिग्री होगा, आप देख सकते हैं बाय ज्योमेट्री। तो P1 P2 का जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और P2 जो है वेज का मटेरियल पॉइंट है, वेज इधर एक्सलेट कर रहा है ए से, P2 इधर ए से एक्सलेट करेगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ए का नॉर्मल का कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री, यानी a√3/2। और P1 जो देखिए, P1 जो है स्फीयर का मटेरियल पॉइंट है जो वेज से कंटैक्ट में है, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। तो P1 का जो एक्सप्रेशन का कंपोनेंट होगा नॉर्मल के लॉन्ग वो हो जाएगा b cos 60 डिग्री, दैट इज सेम एज b/2। ये तो प्रीवियस जो वीडियोस में भी हम बहुत सारा प्रॉब्लम टेकअप किए हैं जिसमें कंसेप्ट यूज हुआ है, उस कंसेप्ट को एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। टू रिजिड बॉडीज इन कंटैक्ट, टू ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडीज इन कंटैक्ट, तो किसी भी इंस्टेंट पर दोनों रिजिड बॉडी का जो 2 मटेरियल पॉइंट रेस्पेक्टिव 2 मटेरियल पॉइंट्स कंटैक्ट में है, उन दोनों पॉइंट का कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट सरफेस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में इक्वल होगा। तो P2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा वेज का एक्सप्रेशन ए लेफ्ट, तो उसका कॉम्पोनेंट नॉर्मल हो जाएगा ए साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका ये जो P1 है, P1 का जो कॉमन नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वो होगा b cos 60 डिग्री, और P2 का होगा a sin 60 डिग्री, दोनों इक्वल होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, एकदम समझ गए ना, क्लियर है एकदम, फाइन। तो ये मेरा थर्ड कंडीशन आ गया। देखिए अब हमको एन के लिए सॉल्व करना है, ए के लिए सॉल्व करना है, ए जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को एलिमिनेट कर देंगे। ए को इसमें क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे n√3/4m, ए को लिखेंगे ऐसे n√3/4m, ए को लिखेंगे n√3/4m into √3/2, ऐसा लिखेंगे। ए को लिखेंगे n√3/4m into √3/2, एक हो गया ऐसे, देखिए n√3/4m हो जाएगा इंटू आपका √3/2, और बी को क्या लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको हाफ, बी को लिख देंगे m से डिवाइड करेंगे,
g माइनस एन बाई कितना 2m हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3n बाई 8m बराबर g बाई 2 माइनस n बाई 4m। ऑलराइट फाइन। अब इसमें देखिए इसको क्या करेंगे कि n बाई 4m को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2n बाई 8m हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2n बाई 8m प्लस n बाई 2m हो जाएगा 5n बाई कितना 8m g बाई 2 हो जाएगा, n हो जाएगा 4mg बाई 5। ये देखिए ये n हो जाएगा 4mg बाई 5 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a है। देखिए a n आ गया है, इस n को डाल देंगे इसमें, तो हम लिखेंगे 4ma बाई रूट 3 इज इक्वल टू n। उसको लिखेंगे 4mg बाई 5 लिखेंगे, 4m कट जाएगा, आप देख सकते हैं, इसलिए a हो जाएगा g रूट 3 बाई 5। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए आई होप कि क्लियर है आपको ये। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आने के लिए फिट क्वेश्चन है, बस पक्का बता रहे हैं आपको, दिस क्वेश्चन आर फिट फॉर कमिंग इन जेईई एडवांस, समझे। जैसे 2026 में जेईई एडवांस जानते हैं आईआईटी रुड़की कंडक्ट करेगा, और आईआईटी रुड़की का पेपर अगर देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का, फिजिक्स थोड़ा टफ सेट करता है, समझे। आईआईटी रुड़की जो पेपर सेट करता है फिजिक्स का रिलेटिवली टफ होता है, तो ये सब क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आने के लिए फिट क्वेश्चन है, समझे ना। एक बात हम जरूर बोलेंगे, बहुत लोग को ये रॉन्ग आइडिया है ना कि जेईई एडवांस में अगर प्रीवियस ईयर का बना लेंगे तो मेरा जेईई एडवांस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है कहना, वो मेंस के लिए पॉसिबल होगा, एडवांस के लिए देयर इज नो लिमिट। ऐसा कोई रूल नहीं है जो, ऐसा कोई आप ऑब्जर्व कीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर, आप ऐसा कभी नहीं देखिएगा कि जो आया है इस साल वही उसी टाइप का पैटर्न पर अगला क्वेश्चन भी कमिंग ईयर में होगा एडवांस में। नहीं, ऐसा नहीं, कैन बी एनीथिंग, मैंने हर साल एडवांस में नया नया क्वेश्चन पूछाता है, ये नहीं जो प्रीवियस ईयर अगर पूछा था वैसा ही पूछेगा, ऐसा कहना गलत है। एडवांस में आपको बनाना होगा हिसाब, जितना हिसाब बनाएगा उतना अच्छा रहेगा, पक्का बोल दिया आपको, समझ गया ना। यहाँ जाके देखिए हम पूरा सॉल्व कर दिए इसको, क्लियर हो गया इतना, तो ये आपको बता दिया ऐसे है ना। तो एन इस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ए का वैल्यू आ गया 0.3/5 आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फाइन। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको। अब जो दूसरा क्वेश्चन टेकअप करेंगे, समझे, विल टेक अप अनदर क्वेश्चन। अब जरा क्या करेंगे, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिस वीडियो आई टेकअप। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है, मेरे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दो आइडेंटिकल वेज है, दो आइडेंटिकल वेज, दोनों को वेज का मास है 2m 2m है, दोनों का दो इंक्लाइंड सरफेस इक्वल एंगल 30 डिग्री बनाता है विद रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। यहाँ मेरा एक स्फीयर हो गया, देखिए ये स्फीयर हो गया, देखिए स्फीयर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये दोनों वेज जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है, स्लाइड कर सकता है, और ये स्फीयर भी मूव कर सकता है, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं, जैसा कि हम बोल चुके हैं। स्फीयर और वेज के बीच देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं। तो सिस्टम को रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ acceleration
of either wedge with respect to what? Ground. Find the magnitude of acceleration of either wedge with respect to ground. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं इसका। लेफ्ट वेज को W1 कहा गया, राइट वेज को W2 बोला गया, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को ऐसे डिनोट किया गया। ठीक है, अच्छा, सिस्टम को मान लिया गया रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये वेज W1 मानते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट पीछे एक्सलेट करेगा, पीछे ही करेगा। जैसे देखिए यहाँ सिचुएशन सिमेट्रिकल है अबाउट द वर्टिकल लाइन, इक्वल मास, इक्वल एंगल, सब कुछ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। इसलिए W1 का अगर ग्राउंड में एक्सेलरेशन a लेफ्ट होगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में W2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी a होगा राइटवर्ड। उन्हें कहने का मतलब ये हुआ कि W1 W2 का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए एक बात, स्फीयर का कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें नहीं होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्फीयर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्फीयर खाली नीचे एक्सेलरेट करेगा, b मान लेते हैं। तो p जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और a जो है सो एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल बट डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट है। तो हमको अब इसमें a का वैल्यू पता करना है। ठीक है, हम लोग करेंगे एज यूजुअल वही करेंगे। हम लोग दोनों किसी एक वेज का फ्री बॉडी बना के और न्यूटन लॉ लगा देंगे उसको ग्राउंड के डायरेक्शन फ्रेम में। इसका भी न्यूटन लॉ लगा देंगे, उसका फ्री बॉडी बना के न्यूटन लॉ लगा देंगे उसको भी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा। फाइन, ऑलराइट। चलिए पहले हम क्या करते हैं, वेज W1 या W2 किसी एक का फ्री बॉडी बनाते हैं। तो हम वेज W1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, W1 पर देखिए क्या क्या फोर्स है। एक तो उसका वेट हो गया 2 mg। अच्छा, ये स्फीयर जो है वेज पर, इस वेज पर नॉर्मल फोर्स NS लगाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के राइट एंगल पर। एक N इस पर ऐसे लगाएगा, देखिए राइट एंगल पर ऐसे लगाएगा। और इस पर ग्राउंड, इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे N डैश, ग्राउंड लगाएगा 2m पर अपवर्ड डायरेक्शन में, N डैश लगाएगा अपवर्ड फोर्स। ठीक है ना, और ये एंगल आपका 30 डिग्री जैसा ही कहा गया है बाई ज्योमेट्री। ये एंगल जो होगा अभी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, देख सकते हैं आप। राइट एंगल से 30 तो 60 तो 30। और हम क्या करते हैं, लेफ्ट वेज W1 को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, n sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, दैट इज सेम एज 2m इंटू a। n को लिखेंगे 4m। फर्स्ट इक्वेशन आगे देखिए, इसको भी अलग से इक्वेशन लिखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में तो वही इक्वेशन आएगा, इससे दूसरा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्फीयर का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड के फ्रेम में। ठीक है, खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा, कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा स्फीयर हो गया, देखिए S हो गया, एक तो इसका वेट हो गया mg नीचे। ये स्फीयर इस वेज पर N ऐसे लगाया था बाई थर्ड लॉ, ये जो वेज है वो S पर N ऐसे लगाएगा। उस साइड से W2 जो है वो भी सिमेट्रिकल सिचुएशन है, वो भी स्फीयर पर N वैसे लगाएगा। देखिए क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। जो बाई ज्योमेट्री देखिए, ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा बाई ज्योमेट्री। अब हम क्या करते हैं, स्फीयर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉज। तो उसमें खाली mg और इन दोनों का कंपोनेंट आएगा। mg नीचे लग रहा है, -2n cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है, दैट इज सेम एज n टाइम्स b। 2 समझे ना काहे किए, नॉर्मल फोर्स का दो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, दोनों का अपवर्ड कंपोनेंट 2 से गुना करना होगा। अब इसमें देखिए 2 कट जाएगा आपका, mg माइनस n√3 कितना हो गया, mb हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन ये था, सेकंड कंडीशन ये हो गया। देखिए अच्छा, अभी भी देखिए नंबर ऑफ अननोन्स कितना है बताइए। नंबर ऑफ अननोन्स 3 गो है, एक तो a, एक तो b, एक n, 3 अननोन है, 3 कंडीशन चाहिए। अब एक और कंडीशन कहाँ से आएगा, वैसे ही है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में आया था इसी वीडियो के या प्रीवियस वीडियोस में जो बहुत से प्रॉब्लम टेकअप किए हैं, ये कंसेप्ट यूज होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्फीयर और वेज सब ट्रांसलेट कर रहा है, दोनों कंटैक्ट में है। तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते हैं स्फीयर का ये पॉइंट, वेज का ये पॉइंट कंटैक्ट में है, ये कॉमन कंटैक्ट सरफेस का है, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट सरफेस हो गया। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स with respect to ground will be equal in magnitude and direction both। ठीक है, अब देखिए
ये मेरा स्फीयर हो गया, ये यहाँ पॉइंट बी से एक्सटेंड कर रहा है, ट्रांसलेटिंग स्फीयर है, स्फीयर के हर पॉइंट का एक्सटेंशन बी है, और ये वेज का पॉइंट है, ये इधर ए से एक्सलेट कर रहा है, ये कॉमन नॉर्मल हो गया। देखिए अब जान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये एंगल भी 30 डिग्री टेंजेंट टू द स्फीयर है वहाँ पर। तो कॉमन नॉर्मल ये हो गया, तो कॉमन नॉर्मल क्या लाऊँ, इन दोनों पॉइंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बोथ। अब ये इधर आ रहा है, देखिए इधर जा रहा है ए 30, ए का इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री, यानी a/2 हो जाएगा। बी का इधर कॉम्पोनेंट होगा b cos 30 डिग्री, यानी b√3/2 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू b√3। ये थर्ड इक्वेशन आ गया देखिए। और देखिए 3 इक्वेशन 3 अननोन है, सॉल्व हो जाएगा इजिली। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल b√3। अब ये को क्या लिखेंगे, n/4m लिखेंगे, n/4m, ये हो गया b√3, b इससे आ जाएगा देखिए, तो √3 टाइम्स b। अब b को लिखेंगे g माइनस क्या, n√3 बाई कितना, m हो गया ना, लिखेंगे n/4m इज इक्वल टू g√3 माइनस 3n/m हो जाएगा। n/m की साइड ले आइए तो क्या होगा, 1/4 प्लस 3 बराबर g√3 हो गया, ये हो जाएगा 4mg√3 बाई 13, ये हो गया n। देखिए बट हमको निकालना a था, तो फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं, a जो है दैट इज जस्ट इक्वल टू n/4m, n को 4m से डिवाइड करेंगे तो 4m कट जाएगा, g√3/13 इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया ना, ये हो जाएगा g√3/13, ये का रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा। आई होप कि आप लोग क्लियर है ये, ठीक है ना। अच्छा से गो थ्रू कीजिए, देखिए कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्लैरिफाई कर देंगे उसको। तो देखिए इस टाइप के हिसाब हम बहुत सारे टेकअप किए हैं प्रीवियस 4 to 5 वीडियोज़ में, इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा तो समझ लीजिए अच्छा से। और कभी मत सोचिएगा कि एडवांस में जैसा आया वही फ्यूचर में भी आएगा, नहीं ऐसा नहीं। बी प्रिपेयर्ड के एडवांस में नया नया क्वेश्चन पूछता है लोग हर साल, इसलिए हम जितना सॉल्व कीजिए उतना अच्छा। ही नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, यू कांट से दैट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फाइन, अभी अगला वीडियो जो बनाएंगे ऐसी बेस्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा वेरिएंट होगा इसका। अभी जो वीडियो बनाया 29 वीडियो के, ये इस 29 वीडियो का सेकंड प्रॉब्लम, जो सेकंड प्रॉब्लम जो टेकअप किया अभी उसका वेरिएंट होगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये इसको देख लीजिए अच्छा से, कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं।